तीसरा पॉइंट है, तीसरा टाइप है हमारा ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट। सेक्शन नंबर 70 में दिया गया है ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन के ऊपर ऑब्लिगेशन इंपोज करा जा रहा है। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इंपोज करी जा रही है एक पर्सन के ऊपर जिस पर्सन ने बेनिफिट एंजॉय करा है। कौन सा बेनिफिट है? नॉन ग्रेटिटुअस बेनिफिट है। अब नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट क्या होता है, उसका बेनिफिट क्या होता है? अब देखो, ग्रेटिटुअस का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्रेटिटुअस की अगर मैं बात करूं तो ग्रेटिटुअस एक्ट का मतलब होता है आप कोई फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हो, किसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहे हो। और नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट का मतलब कि आप पेड सर्विस दे रहे हो, यानी यहाँ पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट की बात नहीं है। अगर आप किसी के लिए कुछ काम कर रहे हो, किसी को कोई गुड्स डिलीवर कर रहे हो, तो उसके बदले आप पैसा चार्ज करोगे, तो नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट का मतलब हो गया कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, यहाँ पर पैसा लगेगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? एक ऐसे पर्सन के ऊपर ऑब्लिगेशन इंपोज कर रहा है लॉ। हमें पता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज के बीच आपस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट काम करता है हमारे एक प्रिंसिपल के ऊपर जिसका नाम है अनजस्ट एनरिचमेंट, जिसके बेस पर जो है लॉ लायबिलिटी इंपोज करता है एक पर्सन के ऊपर कि वो दूसरे पर्सन को रीइंबर्स करे। तो वही बात यहाँ पर बोला जा रहा है कि लॉ जो है एक पर्सन के ऊपर ऑब्लिगेशन इंपोज कर रहा है। कौन से पर्सन के ऊपर ऑब्लिगेशन इंपोज हो रहा है? एक ऐसे पर्सन के ऊपर जिसने नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट का बेनिफिट एंजॉय करा है। इसका एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन देखेंगे जो हमें सेक्शन नंबर 70 के अंदर दी गई है। एग्जांपल क्या है इसका? ए अ ट्रेडमैन लेफ्ट सर्टेन गुड्स एट बी हाउस बाय मिस्टेक। तो ए और बी आपस में दोस्त हैं। ए बी के घर आया था, बाय मिस्टेक जो है ए के कुछ सर्टेन गुड्स जो हैं बी के घर में रह जाते हैं। अब बी जो है उन गुड्स को देखता है और सोचता है यार मेरे लिए छोड़ के गया होगा, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो बी ट्रीटेड द गुड्स एज हिज ओन एंड यूज देम। तो बी ने जो है उन गुड्स को अपना मान के यूज कर लिया। अब ये बताओ, क्या यहाँ पर ए की कोई इंटेंशन थी बी को गिफ्ट देने की? ये गुड्स बाय मिस्टेक बी के घर पे रह गए थे। तो जब तक बी को नहीं पता था कि ये गुड्स उसके लिए है कि नहीं है, उसको इन गुड्स को यूज नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर नुकसान तो ए का हो गया। ए की कॉस्ट पर बी ने बेनिफिट एंजॉय कर लिया। और यही बात ऊपर बोली गई थी कि अगर कोई पर्सन दूसरे के नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट के ऊपर अपना बेनिफिट एंजॉय करता है तो उस पर्सन के ऊपर लॉ ऑब्लिगेशन इंपोज करेगा। तो यहाँ पर ये नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट था। ए की कोई भी इंटेंशन नहीं थी बी को फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स प्रोवाइड करवाने की। ए के द्वारा करा गया ये एक नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट हुआ जिसका बेनिफिट बी ने एंजॉय करा। अब लॉ जो है यहाँ पर बी के ऊपर लायबिलिटी इंपोज करेगा कि बी बाउंड होगा ए को उन गुड्स के पैसे देने के लिए। बी इज बाउंड टू पे फॉर द गुड्स टू ए। तो यहाँ पर हमें देखना है कि पार्टी की इंटेंशन क्या थी, फ्री ऑफ कॉस्ट देने की इंटेंशन थी या नहीं थी, ये हमें चेक करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ए और बी दोनों पड़ोसी हैं आपस में। बी के घर में जो है एक दिन आग लग गई, बी की प्रॉपर्टी में आग लग गई। तो ए भाग के आया और बी के साथ आग बुझाने में मदद करने लग गया। तो ए ने सेव करी बी की प्रॉपर्टी फ्रॉम फायर। अब ये बताओ यहाँ पर क्या बी ए को कोई पैसा पे करेगा? लॉ बी के ऊपर कोई लायबिलिटी इंपोज करेगा? तो लॉ कहता है यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा जब ए बी की प्रॉपर्टी को सेव कर रहा था उस टाइम पर ए की इंटेंशन क्या थी। अगर उस टाइम पर ए की इंटेंशन ग्रेटिटुअस एक्ट करने की थी यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सिर्फ एज अ ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे मदद कर रहा था, तो फिर उस केस में ए इज नॉट एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फ्रॉम बी। उस केस में बी के ऊपर कोई भी लायबिलिटी इंपोज नहीं होगी। लेकिन अगर ए की इंटेंशन उस टाइम पर नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट की निकली, यानी जब ए बी की प्रॉपर्टी को सेव कर रहा था उस टाइम पर ही ए ने जो है बी से बोल दिया था इसके बदले तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, यानी ए की इंटेंशन नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट की थी, तो फिर उस केस में बी के ऊपर लायबिलिटी इंपोज होगी। तो हमें चेक करना है कि ए की इंटेंशन ग्रेटिटुअस थी कि नॉन ग्रेटिटुअस थी, यानी सब कुछ फाइनली डिपेंड करता है किसके ऊपर? इंटेंशन के ऊपर। डेफिनेशन देखते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगी। वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर। तो जब भी एक पर्सन लॉफुली, यहाँ पर बात हो रही है लॉफुली, कोई भी काम करोगे दूसरे के लिए वो काम लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल काम नहीं करोगे। तो क्या बोला गया? अगर कोई पर्सन लॉफुली कुछ करता है दूसरे पर्सन के लिए, डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन। यहाँ पर आप देख सकते हो ए ने बी की प्रॉपर्टी को बचाने में मदद करी, तो ए ने बी के लिए कुछ करा। या फिर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कुछ डिलीवर करा, कोई सामान डिलीवर करा, कुछ गुड्स डिलीवर करे। यहाँ पर ए ने बी को गुड्स डिलीवर करे थे, बाय मिस्टेक रह गए थे वो अलग बात है, लेकिन ए के द्वारा बी के लिए गुड्स डिलीवर हो तो गए थे ना। तो यही बात यहाँ पर बोल रहा है कि अगर एक पर्सन लॉफुली दूसरे पर्सन के लिए कुछ करता है या दूसरे पर्सन को कोई सामान डिलीवर करता है और डिलीवर करते समय उस पर्सन की इंटेंशन क्या होती है? नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेटिटुअसली, यानी यहाँ पर जो इंटेंशन है वो ग्रेटिटुअस इंटेंशन नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोई भी इंटेंशन नहीं है। क्या यहाँ पर ए बी के घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट की इंटेंशन से कुछ छोड़ के गया था? बिल्कुल नहीं, बाय मिस्टेक रह गए थे। लेकिन उस केस में भी अगर बी ने सामान को इस्तेमाल कर लिया तो बी को पैसा पे करना पड़ा था। तो ए की इंटेंशन ग्रेटिटुअस नहीं थी। तो यही बात ये बोल रहा है कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए कुछ करता है या कुछ गुड्स डिलीवर करता है, किस इंटेंशन के साथ? नॉन ग्रेटिटुअस इंटेंशन के साथ, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट की इंटेंशन नहीं है। और सच अदर पर्सन, यानी जिसके लिए कुछ करा गया या जिसको डिलीवर करा गया, वो अदर पर्सन एंजॉय करता है उस बेनिफिट को। एंजॉय करता है उस बेनिफिट को मतलब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के लिए कुछ करा या कुछ सामान डिलीवर करा, दूसरे ने उसको वॉलंटरी एक्सेप्ट भी कर लिया और उसका बेनिफिट भी एंजॉय कर लिया।
यहाँ पर ए ने बी को गुड्स डिलीवर करे, बाय मिस्टेक रह गए, लेकिन बी ने उसको अपना मान के यूज भी कर लिया, उसके बेनिफिट को एंजॉय भी कर लिया, तो बी ने वॉलंटरी एंजॉय करा ना, बी के ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं था। तो अगर अदर पर्सन उस बेनिफिट को एंजॉय करता है यानी वॉलंटरी एक्सेप्ट करता है, तो फिर उस केस में जो ये अदर पर्सन है यानी जो लेटर है, लेटर कौन होता है, जो बाद वाला कौन है, ये अदर पर्सन, इसके ऊपर लॉ लायबिलिटी इंपोज करेगा कि ये पर्सन बाउंड होगा टू मेक कंपनसेशन टू द फॉर्मर। फॉर्मर मतलब जो पहले वाला पर्सन है। पहले वाला पर्सन कौन है, जिसने नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट करा था, यानी जो हमारा ये ए है, ये है हमारा फॉर्मर पर्सन। तो लिखा क्या हुआ है, ध्यान से पढ़ो। द लेटर इज बाउंड टू मेक कंपनसेशन टू द फॉर्मर इन रिस्पेक्ट ऑफ, इसको छोड़ दो बीच में, यहां से पढ़ो, इन रिस्पेक्ट ऑफ द थिंग सो डन। यहां पर ए ने बी की प्रॉपर्टी को सेव करा, तो ये कुछ करना हो गया इन रिस्पेक्ट ऑफ द थिंग सो डन। दूसरी बात क्या लिखी हुई है, और टू रिस्टोर द थिंग सो डिलीवर्ड। तो जो भी सामान आपको दिया गया या तो आप वो रिस्टोर कर दो या फिर उसके बदले में कंपनसेशन पे कर दो। तो एग्जांपल से देखोगे तो डेफिनेशन इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज को समझने वाली बात होती है लॉ के अंदर। एक दो एग्जांपल और देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमारे केस लॉ है, 1968 का केस है। केस में क्या हुआ था कि अ गवर्नमेंट सर्वेंट, के एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, वॉज कंपल्सरी रिटायर बाय गवर्नमेंट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है उसको कंपल्सरी रिटायर कर दिया। ही फाइल्ड अ रिट पिटीशन एंड ऑब्टेन इंजंक्शन अगेंस्ट द ऑर्डर। तो यहाँ पर जो के है उसने एक रिट पिटीशन फाइल करी कोर्ट में और एक इंजंक्शन ऑब्टेन कर लिया अगेंस्ट द ऑर्डर। इंजंक्शन मतलब क्या होता है, इंजंक्शन का मतलब आप एक तरीके से स्टे मान सकते हो कि यहाँ पर जो है उसने एक स्टे ऑर्डर ले लिया, कोर्ट ने गवर्नमेंट के ऊपर रोक लगा दी। अब यहाँ पर के को जो है रीइंस्टेटेड करा गया, यानी वापस जॉब पे रखा गया, एंड वाज पेड सैलरी, और सैलरी भी दी गई, बट वाज गिवन नो वर्क, लेकिन कोई काम नहीं दिया गया, यानी सैलरी दी जा रही है लेकिन काम नहीं दिया गया। एंड इन द मीन टाइम गवर्नमेंट वेंट ऑन अपील, और इसी के साथ जो है गवर्नमेंट ने के खिलाफ कोर्ट में अपील डाल दी। अब जब गवर्नमेंट ने कोर्ट में अपील डाली तो कोर्ट का डिसीजन जो है गवर्नमेंट के फेवर में आ गया। द अपील वाज डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का जो फैसला था के को कंपल्सरी रिटायर करने का, उसको लेकर कोर्ट ने भी अब परमिशन दे दी। तो यहाँ पर जो है के को बोला गया, के वाज डायरेक्टेड टू रिटर्न द सैलरी पेड टू हिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रीइंस्टेटमेंट। तो जितने टाइम पीरियड के लिए के को रीइंस्टेटेड करा गया था, उतने टाइम पीरियड में जो भी सैलरी के को मिली थी वो सैलरी अब के को वापस करनी होगी। क्यों वापस करनी होगी, क्योंकि के को उतने टाइम पीरियड के लिए जो सैलरी दी गई थी वो फ्री की सैलरी थी, उसके लिए के ने कोई काम नहीं करा था। के जो है दूसरे की कॉस्ट पर कोई भी बेनिफिट एंजॉय नहीं कर सकता, के ने कोई काम नहीं करा उस सैलरी के बदले, तो के को अब वो सैलरी गवर्नमेंट को वापस करनी होगी। लेकिन अगर ऐसा होता, के ने यहाँ पर काम करा होता, रीइंस्टेटेड पीरियड के अंदर के को काम मिला होता और उस काम के बदले सैलरी मिली होती, तो फिर उस केस में के को सैलरी वापस नहीं करनी पड़ती, वो उसका हक था, उसने जितना काम करा उसके बदले उसको उतनी सैलरी मिली। तो क्लियर हो गया। एक और केस लॉ देखते हैं, 1894 का एक केस है। इस केस में क्या हुआ था, अ टैंक इरिगेटेड 11 विलेजेस। तो एक टैंक था जहां से 11 विलेजेस में सिंचाई करी जाती थी। अर्लियर ऑल द 11 विलेजेस वर जमींदारी विलेजेस, लेटर 7 ऑफ दोज विलेजेस वर सर्व्ड फ्रॉम जमींदारी एंड बिकम ऑर्डिनरी रयतवारी विलेजेस अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो पहले जो 11 गांव थे, यानी जो 11 विलेजेस थे, ये सभी के सभी जमींदारी विलेजेस थे, यानी ये सब जमींदारी सिस्टम में आते थे। इन सबके अपने अपने जमींदार थे जो इन विलेजेस को कंट्रोल करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन 11 में से जो 7 विलेजेस थे वो जमींदारी से किस में कन्वर्ट हो गए, रायतवारी विलेजेस में। रायतवारी विलेजेस क्या होती है, जिनका कंट्रोल जो है गवर्नमेंट के हाथ में होता है, यानी जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। द टैंक वाज इन नीड ऑफ रिपेयर्स एंड द गवर्नमेंट कैरिड आउट द रिपेयर्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द टैंक। द गवर्नमेंट सॉट प्रोपोर्शनल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द जमींदार्स टुवर्ड द कॉस्ट ऑफ रिपेयर। तो यहाँ पर जो टैंक है, जिस टैंक से 11 विलेजेस में इरिगेशन हो रहा था, उस टैंक को रिपेयर करने की जरूरत आ पड़ी, तो गवर्नमेंट ने जो है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द टैंक को रिपेयर करवा लिया। 11 विलेजेस जो है उस टैंक का इस्तेमाल करते थे, जिसमें से 7 गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, लेकिन अभी भी 4 जो है वो जमींदार के कंट्रोल में है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो भी टैंक रिपेयर करने का खर्चा लगा वो खर्चे का डिवीजन हो, यानी वो जो 4 विलेज है जो जमींदार के कंट्रोल में है, उन विलेजेस के जो जमींदार हैं वो प्रोपोर्शनल कंट्रीब्यूशन करें इस रिपेयर की कॉस्ट में, क्योंकि उन्होंने भी इस टैंक का बेनिफिट एंजॉय करा है और आगे भी करेंगे। तो जो भी इस टैंक को रिपेयर करने की कॉस्ट लगी है उसमें उनका भी प्रोपोर्शनल कंट्रीब्यूशन बनता है। तो गवर्नमेंट ने जब जमींदार से प्रोपोर्शनल कंट्रीब्यूशन मांगा तो जमींदार ने मना कर दिया। द जमींदार डिनाइड देयर लायबिलिटी कंटेंटिंग दैट द गवर्नमेंट वाज बाउंड टू डू द रिपेयर एट हिज ओन कॉस्ट एंड नॉट एंटाइटल्ड टू चार्ज द जमींदार। तो यहाँ पर जो जमींदार थे उनसे जब कंट्रीब्यूशन मांगा गया था, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और बोला कि गवर्नमेंट बाउंड है इस टैंक को रिपेयर कराने के लिए खुद के खर्चों पे। 11 विलेजेस जो इस टैंक को इस्तेमाल करते हैं उसमें से मैक्सिमम विलेजेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में है,
तो इस टैंक का जो ज्यादा बेनिफिट मिलता है वो गवर्नमेंट के विलेजेस को मिलता है, ना कि जमींदार के विलेजेस को। तो गवर्नमेंट अपने खर्चे पे खुद इस टैंक को ठीक कराए, हम इसके लिए कोई भी पैसा पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो जमींदार हैं क्या उनकी लायबिलिटी बनती है रिपेयर के एक्सपेंसेस पे करने की? तो कोर्ट की तरफ से क्या जजमेंट आया? कोर्ट ने सारी बातों को सुना और जजमेंट सुनाया। द कोर्ट स्टेटेड दैट द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट कौन है? एप्लीकेंट है यहाँ पर जमींदार। तो कोर्ट ने क्या कहा? द कोर्ट स्टेटेड दैट द एप्लीकेंट हैड अनडाउटेडली एंजॉय द बेनिफिट ऑफ द रिपेयर्स, द जमींदार्स वर हेल्ड लायबल टू पे द नेसेसरी प्रोपोर्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द रिपेयर ऑफ द टैंक इनकर्ड बाय द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट कौन है यहाँ पर? गवर्नमेंट। तो जो भी गवर्नमेंट ने टैंक रिपेयर करने के लिए एक्सपेंसेस इनकर करें उसका एक प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन, जितना भी कंट्रीब्यूशन आपका बनता है वो आपको पे करना ही होगा, क्योंकि आप टैंक का बेनिफिट तो एंजॉय कर रहे हो ना। हाँ, कम बेनिफिट एंजॉय कर रहे हो लेकिन बेनिफिट एंजॉय तो कर रहे हो। तो अगर आप कोई भी बेनिफिट एंजॉय करते हो दूसरे की कॉस्ट पर, तो वहां पर आपका ऑब्लिगेशन बनता है कि आप उसकी रीइंबर्समेंट करो। 4 विलेजेस तो आपके भी हैं, तो आप अपने प्रोपोर्शनेट 4 विलेजेस का जो भी रिपेयर कॉस्ट बनती है वो पे कर दो। तो यहाँ पर भी प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट का ही प्रिंसिपल लगा। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक प्रिंसिपल ही अनजस्ट एनरिचमेंट है। तो अगर कहीं पर भी अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं होगा तो उस केस में क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी सेक्शन नहीं लगेगा। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी सेक्शन है वो तभी एप्लीकेबल होते हैं जब अनजस्ट एनरिचमेंट आता है। यहाँ पर देखो, फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द रिकवरी ऑफ द पेमेंट ऑफ नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट। तो ये 3 कंडीशन बताई गई हैं जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आपको नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट का कंपेंसेशन मिलेगा। या आप इन कंडीशंस को जो है सेक्शन 70 ये फीचर्स भी बोल सकते हो, क्योंकि वही सब बातें जो डेफिनेशन के अंदर दी गई थी। द थिंग मस्ट बी डन लॉफुली, यानी जो भी आप काम करोगे वो लॉफुल होना चाहिए। द इंटेंशन मस्ट बी टू डू इट नॉन ग्रेटिटुअसली, यानी जो आपकी इंटेंशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने की नहीं होनी चाहिए। तीसरा क्या है? द पर्सन फॉर हुम द एक्ट इज डन मस्ट वॉलंटरी एंजॉय द बेनिफिट। ये हमारा अनदर पर्सन है, यानी जिस पर्सन के लिए कुछ करा जा रहा है या कि जिस पर्सन को कुछ डिलीवर करा जा रहा है वो पर्सन जो है उस चीज को या उस गुड्स को वॉलंटरी एक्सेप्ट करे, यानी उसका बेनिफिट एंजॉय करे। बेनिफिट तभी एंजॉय करेगा जब वॉलंटरी एक्सेप्ट करेगा, बाकी आप जोर जबरदस्ती करके किसी के ऊपर दबाव डाल के एक्सेप्ट नहीं करवा सकते। तो तीनों चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए तभी ये सेक्शन लगेगा। लास्ट बात सेक्शन नंबर 70 के अंदर दी गई है, इनकम्पिटेंट पर्सन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम सेक्शन 70। जो इनकम्पिटेंट पर्सन है यानी वो पर्सन जो इनकैपेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग होते हैं, हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, वहां पर हमने देखा था कौन से पर्सन इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जो भी पर्सन इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो पर्सन को एक्सक्लूड करा जाता है फ्रॉम सेक्शन नंबर 70, क्योंकि उनके लिए स्पेसिफिक सेक्शन बनाया गया है, सेक्शन नंबर 68, जो कि अभी हम देख के आ चुके हैं अपने इस चैप्टर के अंदर। तो हमारा सेक्शन नंबर 70 भी कंप्लीट हो गया। हमने सेक्शन नंबर 68 देख लिया, 69 देख लिया, 70 भी देख लिया। अब देखते हैं 71 और फिर रह गया हमारा एक 72। तो 2 सेक्शन रह गए इस चैप्टर के। अब बात करें सेक्शन नंबर 71 की। सेक्शन नंबर 71 है रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स।